रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। किशोर अजवाणी बताएंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मिशन सीएम को झटका। पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल तक सीएम बनाने समेत 5 शर्तें रखी। विकास भदौरिया बताएंगे झारखंड में बीजेपी ने किया सरकार बनाने का दावा। पहली बार गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास 28 दिसंबर को शपथ लेंगे। यादवेंद्र सिंह बताएंगे ड्रग्स केस में पंजाब के मंत्री बिक्रम मजीठिया से जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 घंटे की पूछताछ। मजीठिया बोले जल्द सामने आएगा सच। और विजय साल्वी के साथ देखिए मेलबर्न टेस्ट में पहले दिन कांटे की टक्कर। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 259 रन। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मिशन सीएम को झटका। पीडीपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल तक सीएम बनाने समेत 5 शर्तें रखी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी ने बीजेपी के सामने 5 शर्तें रखी हैं। शर्तों के मुताबिक पीडीपी चाहती है कि पूरे 6 साल तक मुख्यमंत्री उसी का हो और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही पीडीपी चाहती है कि शांत इलाकों से एएफएसपीए कानून हटाया जाए। पीडीपी यह भी चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को और मजबूत किया जाए। पीडीपी का यह भी कहना है कि सेल्फ रूल प्रपोजल का सम्मान किया जाए, यानी सरहद पार आने जाने में थोड़ी नरमी बरती जाए। इसके अलावा पीडीपी चाहती है कि कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि सरकार बनाने के लिए उनके पास क्या प्लान है। वो दोनों पार्टियों से अलग अलग मिलेंगे। पीडीपी एक बहुत ही बड़ा मैंडेट लेकर आया है, दूसरी तरफ एमसी के पास भी पर्याप्त मैंडेट है। तो इन दोनों में जो भी हमारे डेवलपमेंट विजन को आगे ले जाने में साथ आएंगे, हम मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने पीडीपी को समर्थन का ऑफर दिया। कहा पीडीपी को मिला है सरकार बनाने का जनादेश। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर जबरदस्त उठापटक जारी है। बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से बात कर रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि सरकार किसके साथ बनाएंगे। इस बीच बीजेपी और पीडीपी के नजदीकियों को देखते हुए कांग्रेस ने पीडीपी को समर्थन का ऑफर दे दिया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर पीडीपी हमसे सपोर्ट मांगे तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पास 12 विधायक है और पीडीपी के पास 28। ऐसे में अगर दोनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुमत के लिए दूसरी छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों को भी साथ लेना पड़ेगा। झारखंड में रघुवर दास चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता रविवार को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधायक दल का नेता चुनने के लिए रांची में सुबह 11 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में जेपी नड्डा और विनय सहस्त्रबुद्धे भी इसमें मौजूद रहे। बैठक में नीलकंठ सिंह मुंडा ने रघुवर दास के नाम का प्रस्ताव किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। रघुवर दास 28 दिसंबर को रांची के बिरसा मुंडा मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। वो झारखंड के 14 साल के इतिहास में पहले गैर आदिवासी सीएम होंगे। पार्टी के विधायकों ने और पार्टी ने जो मेरी ऊपर आस्था व्यक्त की, तो मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, प्रदेश के नेता, सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया और विधायक दल का नेता बनाया। झारखंड के सीएम की रेस में जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, सीपी सिंह और सरयू राय का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन आखिरकार मुहर लगी रघुवर दास के नाम पर। झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की पहचान जमीन से जुड़े नेता के तौर पर होती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है रघुवर दास। 1995 में रघुवर दास पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बन गए और फिर लगातार 5 बार चुनाव जीता। रघुवर दास का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता टाटा स्टील में मजदूर हुआ करते थे। पढ़ाई के दौरान रघुवर दास ने अस्थायी कर्मचारी के रूप में टिस्को में नौकरी की। 1988 में स्थायी नौकरी मिली, लेकिन करीब 7 साल बाद नौकरी छोड़ दी। 1988 में मैं टिस्को में परमानेंट लेबर हुआ और तब से मैं आज लीव विदाउट पे टिस्को में हूँ और संभवतः अगला साल मैं रिटायरमेंट भी टाटा स्टील से होऊंगा। कॉलेज के दौरान ही रघुवर जेपी आंदोलन से जुड़ गए। इमरजेंसी के दौरान 3.5 साल जेल में रहे। इमरजेंसी हटने के बाद जनता पार्टी से जुड़े। 1980 में बीजेपी बनने के बाद उन्होंने इससे नाता जोड़ लिया।
मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। मैं राजनीति एक मिशन के लिए कर रहा हूँ। राजनीति मेरा एक सेवा का माध्यम रहा और इसीलिए आज तक मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। रघुवर दास ने ब्लॉक स्तर से सक्रिय राजनीति शुरू की और अपनी मेहनत और काबिलियत से ये मकाम हासिल किया। रघुवर दास जेपी, दीनदयाल उपाध्याय और वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं और खुद रघुवर के मुताबिक अभी पीएम नरेंद्र मोदी उनके रोल मॉडल हैं। झारखंड के गढ़वा में जीत के जश्न में निर्दलीय विधायक ने उड़ाया कानून का मखौल। विजय जश्न में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गढ़वा के भवनाथपुर जिले की सड़कों पर यह जुलूस नवजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही की जीत की खुशी में निकाला गया है। देखिए कैसे शाही के समर्थक खुलेआम बंदूक और पिस्तौल से फायरिंग कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही यहां से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। भानु के खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। देखिए ये तो अभी आपसे पता चल रहा है, ऐसी बात है तो हम देखते हैं, अभी पता करते हैं और अगर ऐसी बात है तो कार्रवाई की जाएगी। बाहुबली विधायक भानु प्रताप शाही मधुकोड़ा के सीएम रहते झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले पीडीपी विधायक अशरफ मीर ने तोड़ा कानून। जीत के जश्न में AK-47 से की फायरिंग। देखिए कैसे जम्मू कश्मीर के सोनवार से पीडीपी के विधायक अशरफ मीर अपनी जीत के जश्न में AK-47 से फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया है। हालांकि मीर ने कहा है कि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि वो तो अपने सुरक्षाकर्मी के गिरे हुए बंदूक को उठा रहे थे। जिस तरह से मिलिटेंट बंदूकें चलाते हैं वैसे ही ये भी चला रहा है। अच्छे आदमी के पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अशरफ मीर ने सोमवार से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब 5000 वोटों से हराकर इतिहास रचा है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को हराने वाले वो पहले शख्स हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की टीम में जल्द होगा बड़ा बदलाव। दिल्ली, यूपी, बिहार के युवा चेहरों को मिलेगा मौका। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के श्रीकांत शर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। बिहार के सत्येंद्र कुशवाहा, यूपी के स्वतंत्र देव सिंह और अनिल जैन को भी महासचिव पद दिया जा सकता है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय को भी महासचिव पद देने की खबर है। बड़ी बात यह भी है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की चुनाव में हार के बावजूद उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में बीजेपी की तरफ से संगठन में फेरबदल का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। क्या हिंदू विरोधी छवि से डर गई है कांग्रेस पार्टी? पार्टी ने इस बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा है कि कहीं पार्टी की छवि हिंदू विरोधी की तो नहीं बन रही है। अखबार के मुताबिक चुनाव में मोदी बीजेपी की लगातार जीत ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। फीडबैक लेने के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से राज्य स्तर पर बैठकें करने को कहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कांग्रेस की छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की बन रही है। पार्टी की 20 आंतरिक बैठकों में भी यही बात उभरी है। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक विचारधारा है। वो ना एंटी हिंदू है ना एंटी मुस्लिम है, वो अपनी विचारधारा पे काम करती है। हालांकि चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी नए सिरे से रणनीति बनाने में लगी है। माना जा रहा है कि ये नई रणनीति कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार की जाएगी। बीजेपी की लगातार सफलता ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां के कई मंत्रियों को इंडियन मुजाहिदीन ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। राजस्थान सरकार के 16 मंत्रियों को इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर दी धमकी। 26 जनवरी को राजस्थान में कई धमाकों की चेतावनी। देश में कई धमाकों को अंजाम देने वाली आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया समेत वसुंधरा राजे सरकार के 10 कैबिनेट मंत्रियों और 6 राज्य मंत्री को धमकी भरा ईमेल भेजा है। यह ईमेल मंत्रियों को ऑफिशियल ID पर भेजी गई है। ईमेल में IM ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राजस्थान में कई जगहों पर बम धमाकों की धमकी दी है। विषय की जानकारी मिली है, उसके अनुसार विभाग ने अपनी जो भी तैयारी पूर्व करनी चाहिए वो प्रारंभ कर दी है।
राजस्थान सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन के ईमेल को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ड्रग केस में पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से जलंधर में 4 घंटे पूछताछ। मजीठिया बोले जल्द सामने आएगा सच। 6000 करोड़ के कथित ड्रग और हवाला रैकेट मामले में ईडी ने आज पंजाब के राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया से जलंधर के दफ्तर में 4 घंटे पूछताछ की। उस दौरान मजीठिया से करीब 100 सवाल पूछे गए। ईडी ने मजीठिया से यह जानने की कोशिश की कि ड्रग रैकेट से जुड़े लोगों से उनका क्या रिश्ता है। मार्च 2013 में एनआरआई अनूप कालों की गिरफ्तारी से इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। तब पहली बार सामने आया था बिक्रम मजीठिया का नाम। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बाहर मजीठिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। Like I've said all along that I want the truth to come out. मजीठिया पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के साले और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मजीठिया के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो अकाली दल और बीजेपी के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के बीजेपी अध्यक्ष ने दी है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकी। कहा हमारे लड़के हाथ काट देंगे। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर बीरभूम के रामपुर हाट में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष दूध कुमार मंडल ने दिया है भड़काऊ बयान। मंडल ने कहा है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाना बंद नहीं किया तो हमारे लड़के उनके हाथ काट देंगे। पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। ऐसे में दूध कुमार मंडल का ये बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 84 के दंगा पीड़ितों को लगाया मुआवजे का मरहम। करीब 2500 पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा 5-5 लाख का मुआवजा। दिल्ली के तिलक नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 1984 के सिख विरोध दंगे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। आज ऐसे 17 पीड़ित परिवारों को चेक दिए गए। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। गृह मंत्रालय आने वाले वक्त में ऐसे कुल 2459 पीड़ितों को 5-5 लाख का मुआवजा देगी। जिस समय मैं चेक का वितरण कर रहा था, दृश्य बहुत ही भावुक था। मैंने कई माताओं और बहनों की आंखों में आंसू देखे। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार और बीजेपी मुआवजा देकर सिख समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए आम आदमी पार्टी अब पिलाने जा रही है लोगों को चाय। केजरीवाल के साथ चाय की कीमत होगी 20,000 रुपए। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में केजरीवाल के साथ अब चाय की चुस्की लेने का मौका उनकी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग क्लब में कल दोपहर 3 बजे टी विद केजरीवाल नाम से ये आयोजन रखा गया है। आयोजन कर रहे हैं आपके नेता सोमनाथ भारती। केजरीवाल के साथ एक प्याली चाय पीने के लिए 20,000 रुपए चुकाने होंगे। हमने कल जो है 3 बजे एक टी पार्टी रखी है अरविंद केजरीवाल जी के साथ सफदरजंग क्लब में। शनिवार का दिन है तो लोग आएंगे, खूब बड़े उत्सुकता से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी डोनेशन करना चाहेंगे। चुनावी चंदे के लिए इससे पहले केजरीवाल की पार्टी के कर्नाटक इकाई ने सेल्फी विद केजरीवाल का आयोजन किया था। वहीं दिल्ली और मुंबई में लंच और डिनर के आयोजनों के जरिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने लाखों रुपए चंदे में इकट्ठा किया है। असम में 75 बोडो उग्रवादियों के खिलाफ सेना ने शुरू किया है ऑपरेशन ऑल आउट। इसी पर चर्चा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग असम में नरसंहार पर बातचीत के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि बैठक में गृह मंत्री ने सेना को असम में एनडीएफबी के उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दी है। यही नहीं, दोनों के बीच बोडो उग्रवादियों को घेरने के लिए भूटान और म्यांमार की सेना से सहयोग लेने पर भी बातचीत हुई। 366 कॉलम्स अभी वहाँ पर ऑपरेट कर लिए एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशंस।
असम के कोकराझार और सोनितपुर जिलों में बोडो उग्रवादियों ने 78 से ज्यादा आदिवासियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद सेना को हत्या के लिए जिम्मेदार 75 उग्रवादियों को खत्म करने का आदेश दिया गया है। पूरे असम में एक दहशत का माहौल है। ये सिचुएशन को काबू में लाने के लिए नए से कोई हिंसक वारदात की घटना ना घटे, जिस कारण से यहाँ पे कई जगहों पर सेंट्रल फोर्स को भी डिप्लॉय किया गया है। गुरुवार को ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह असम का दौरा किए थे और उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में बातचीत करना मुमकिन नहीं है आतंकियों के साथ। अब ऑल आउट ऑपरेशन में जाना है। अब ऑल आउट ऑपरेशन में जाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए वो तैयार है, जिसके चलते सूत्रों के मुताबिक कल रात से ही 50 कंपनी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है, खासकर सोनितपुर और कोकराझार इलाके में। फिल्म पीके के खिलाफ धार्मिक संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। शंकराचार्य से लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तक फिल्म पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल किया कि फिल्म बनाने वालों को सिर्फ हिंदू धर्म में ही दोष नजर क्यों आता है। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी आपत्ति जताई है। कुछ रुझान फिल्म बनाने वालों के ऐसे प्रतीत होते हैं जो केवल हिंदुओं के दोषों पर ही दृष्टि डालते हैं। इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जिससे हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब के लिए मुनासिब नहीं है। निर्देशक राजकुमार हिरानी और अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके में धार्मिक अंधविश्वास का मुद्दा उठाया गया है। गाजियाबाद की रहने वाली महिला की सर गंगाराम अस्पताल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। गाजियाबाद के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाली 50 साल की शील गोयल नाम की महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। महिला की तबीयत खराब होने पर पहले उन्हें गाजियाबाद के नमी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला यहां 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रही। डॉक्टर तमाम टेस्ट कराते रहे, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। इसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहां स्वाइन फ्लू की पहचान हुई। स्वाइन फ्लू होने के बाद परिजनों ने गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी, लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद महिला को 19 दिसंबर को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 24 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। विभाग से जानकारी मांगी है और बहुत जल्दी विभाग इस पर मुझे शाम तक रिपोर्ट देगा और तब मैं इस पर अपना वक्तव्य दूंगा। इस मुद्दे को लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारी तमाम बहाने बना रहे हैं, लेकिन सही जवाब देने से कतरा रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। पीडीपी ने बीजेपी के सामने 5 शर्तें रखी। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे और मजीठिया से ईडी ने की पूछताछ। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। संजय दत्त को जेल से मिली छुट्टी के बारे में फिर से उठे हैं सवाल। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त को जेल से मिली छुट्टी के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 24 दिसंबर को पुणे की यरवड़ा जेल से बाहर निकले संजय दत्त के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त को मिली 14 दिन की छुट्टी की जांच कराने का ऐलान किया है। जो आरोपी सजा भोग रहे हैं, किसने किसने मांगी है और उनको छोड़कर संजय दत्त को जो दी होती है, तो हम पूरी वो इंक्वायरी करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। पिछले साल भी संजय दत्त को जेल से मिली लंबी छुट्टियों को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। इस बार संजय दत्त को फरलो नियम के तहत 14 दिन की छुट्टी मिली है। फरलो वो छुट्टी होती है जो जेल अधिकारी देते हैं। ये छुट्टी जेल में कैदी के चाल चलन को देखकर दी जाती है। संजय दत्त को 1993 के सीरियल ब्लास्ट के मामले में गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें से संजय दत्त 1995 में 18 महीने की सजा काट चुके हैं और बाकी की अब सजा काट रहे हैं। सूरत में वर्दी पहनकर डांसर के साथ ठुमके लगाने वाला दरोगा सस्पेंड। कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें। देखिए कैसे सूरत के डिंडोली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर एससी सोलंकी एक बर्थडे पार्टी में भोजपुरी गाने पर डांसर के साथ ठुमके लगा रहे हैं। यही नहीं, मस्ती में डूबे दरोगा जी डांसर पर पैसों की बरसात भी कर रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि फुहड़ नाच करते वक्त दरोगा जी को पुलिस की वर्दी की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाई जाने के बाद सूरत पुलिस ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के पॉश कनॉट प्लेस इलाके में मिला एक व्यक्ति का शव, खुले में सोने की वजह से ठंड से मौत की आशंका। दिल्ली में कनॉट प्लेस के शिवाजी स्टेडियम के पास गुरुवार की शाम एक शख्स का शव मिलने की खबर पुलिस को मिली। करीब 35 साल का यह शख्स कबाड़ी का काम करता था। जानने वाले बता रहे हैं वो उनके साथ ही खुले में रात गुजारता था। ठंड से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे, इसी वजह से उसकी जान चली गई। लोग जो ये देखते हैं ऐसे देखे जाते हैं सर, उसी के बहुत आज 3-4 दिन से जो ठंड और कोहरा ज्यादा है, कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो इसके वजह से वो मतलब उसके हाथ पैर अकड़ गए थे सर। दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से गरीबों को बचाने के लिए हर बार की तरह रैन बसेरों के इंतजाम तो किए जाते हैं, लेकिन जरूरतमंदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये रैन बसेरे भी कम पड़ रहे हैं। 1 जनवरी से आपको रसोई गैस बाजार भाव से लेनी होगी। सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। 1 जनवरी से सरकार साल में 12 गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देगी। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर अभी 752 रुपए का है। 1 जनवरी से आपको इसी रेट से सिलेंडर बाजार से लेना होगा। अगर अभी तक आपने अपने गैस डीलर के पास बैंक या आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है तो इसे तुरंत मुहैया कराएं। मारुति सुजुकी की ऑल्टो ने बनाया नया रिकॉर्ड, लगातार 10 साल तक सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। मारुति सुजुकी ने इस साल करीब 2.5 लाख ऑल्टो बेची हैं। यही वजह है कि इसे 2014 का मोस्ट सेलिंग कार का दर्जा मिला है। बिक्री के मामले में टॉप 10 कारों के क्लब में मारुति सुजुकी के 6 मॉडल्स को जगह मिली है, तो हुंडई की 2 कारें अपनी जगह बना पाई हैं। वहीं होंडा की सिटी और महिंद्रा की बोलेरो भी टॉप 10 सेलिंग कारों की फेहरिस्त में शामिल हुई हैं। इसके अलावा मारुति की ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन वाली छोटी कार सेलेरियो भी टॉप 10 क्लब में शामिल हो गई है। मारुति सुजुकी के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इस साल उसकी स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर 2 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर सकती हैं। मारा गया पेशावर के बच्चों की हत्या का कथित गुनहगार पाकिस्तान के तहरीक तालिबान का कमांडर था सद्दाम। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि सद्दाम नाम का आतंकवादी गुरुवार रात खैबर में हुई मुठभेड़ में मारा गया। सद्दाम को खैबर के जमरूद इलाके में सेना ने मार गिराया। सेना का कहना है कि पेशावर हमले में सद्दाम की भूमिका का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि वो साजिश रचने वालों में शामिल था। इस मुठभेड़ में सद्दाम के 6 साथी भी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सद्दाम पाकिस्तान के तहरीक तालिबान का एक अहम कमांडर था और उसने कई बम धमाकों को अंजाम दिया था। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए आतंकवादी हमले में 150 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 140 बच्चे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। बीजेपी पीडीपी में क्या बनेगी बात, उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी और भारत ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न टेस्ट का दूसरा दिन। रात 12 बजे एक बार फिर मिलेंगे देश और दुनिया की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।